वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से हम लोग इसको समझने वाले। ध्यान से समझना। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन या फिर ऐसा बोले कि इससे उत्पन्न क्षति है। यह मुख्यतः कहाँ पर होता है? लीव्स के अंदर पाए जाने वाले रंध्रों से होता है। यानी कि पहला जो इसका वे होता है ट्रांसपीरेशन का, मोस्टली यानी मैक्सिमम जो वाटर लॉस होता है वो किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर तो केवल स्टोमेटा ही दे रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है स्टोमेटा ही ट्रांसपीरेशन करे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और भी वे हैं जिनके द्वारा वाटर लॉस होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ध्यान से देखना अभी। ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो टाइप है वो है स्टोमेटा से, यानी कि रंध्रीय, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम इसी के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन होता है यानी स्टोमेटा से जो ट्रांसपीरेशन होता है वो वाष्पोत्सर्जन का 90% हिस्सा होता है। कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना परसेंट होता है? 90% तक होता है। दूसरा बात करते हैं हम लोग जो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन होती है उसकी, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ से जो ट्रांसपीरेशन होता है वो 1 से 9% होता है। टोटल वाष्पोत्सर्जन का 1 से 9% होता है। लेकिन कुछ ऐसे जो शैर्ब वगैरह होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये 50% तक भी देखने को मिलता है। थर्ड टाइप की बात करूँ मैं ट्रांसपीरेशन की, तो वो होता है लेंटिकुलर। कौन सा होता है? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन जो होता है वो ओनली 1% होता है। फोर्थ जो टाइप होता है, या फिर ऐसा बोलूँ सबसे कम जो ट्रांसपीरेशन होता है वो होता है बार्क ट्रांसपीरेशन। यहाँ पर न के बराबर होते हैं, यानी 0.1% या फिर 0.05 या 0.5% ही कुल वाष्पोत्सर्जन का जो पार्ट होता है वो यहाँ से इवेपोरेट होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जित होकर उड़ जाता है। तो ये टाइप होते हैं जिनके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? रंध्रीय यानी स्टोमेटा के द्वारा होने वाला। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टोमेटा की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। ध्यान से समझना। स्टोमेटा जो होता है वो गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल से मिलके बना होता है। स्टोमेटा जो होता है ये गार्ड सेल है, ये दूसरी गार्ड सेल हो गई। ठीक है, और इन गार्ड सेल के आसपास होती है सब्सिडरी सेल। कौन सी सेल है ये? सब्सिडरी सेल होती है। एक चीज़ और ख़ास बात, इन गार्ड सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो कैसे होते हैं? अरेंज्ड, रेडियल अरेंजमेंट होता है इनका। ठीक है, रेडियल। और इनकी जो अंदर वाली सतह होती है, इनकी जो अंदर वाली सतह होती है, ये वाली सतह होती है, ये थिक होती है, मोटी होती है। कैसी होती है? ये थिक होती है, मोटी होती है। ध्यान से समझना। जैसे मैं यहाँ पर इसको नोट भी करूँ तो इनको तो हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ये होती है गार्ड सेल। ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइबर्स। माइक्रोफाइबर्स हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग स्टोमेटल पोर बोलते हैं। अब देखना, ये ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है। नॉर्मल से मैं आपको इसकी जो फंक्शनिंग है वो बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। जब इसके अंदर, जब गार्ड सेल के अंदर, मान लो ये कोई गार्ड सेल है और ये इस तरह से फ्लैसिड है, जब इसके अंदर क्या होता है? पानी अंदर जाता है, तो जैसे पानी अंदर जाएगा तो इसका टीपी बढ़ेगा, ट्रेडर प्रेशर बढ़ेगा, तो जिससे इसकी जो वॉल होती है उनके ऊपर दाब बढ़ेगा। तो वॉल के ऊपर जैसे ही दाब बढ़ता है, दीवार पे जैसे ही दाब बढ़ता है, तो याद रखना बाहर की साइड ये फूलना स्टार्ट हो जाती है। तो अंदर वाली जो सरफेस है वो तो मोटी है, याद रखना, और बाहर वाली जो लेयर है वो कैसी है? थिन है, यानी पतली लेयर है। तो जैसे ही यहाँ पर दाब यहाँ पर क्रिएट होता है तो ये कैसे हो जाती है? टर्जिड हो जाती है। जैसे ये टर्जिड हो जाएगी तो स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे? ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे? ओपन हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही इनसे जो वाटर होता है वो बाहर की तरफ निकलता है तो इनकी जो टर्जिडिटी होती है वो कम हो जाती है, इनकी जो स्फीतिता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण ये कैसे हो जाएंगे? फ्लैसिड हो जाएंगे, यानी कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ इतना? ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना इतना? ओके।
तो ये जो गार्ड सेल होती है ये बीन शेप्ड होती है, ठीक है। कैसी होती है? बीन शेप। किसमें? डाइकोट प्लांट के अंदर। और मोनोकोट प्लांट के अंदर ये होती है डंबल शेप्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, वाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों के छोटे छिद्रों, जिन्हें हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, उनके द्वारा होते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, जो कि वन ऑफ द सिंगल मेथड होता है डिफ्यूजन, यानी विसरण के द्वारा ही गैसेस एक्सचेंज होती है। सामान्यतः ये रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात के अंदर कैसे हो जाते हैं? ये बंद हो जाते हैं। रंध्र का बंद होना और खुलना गार्ड कोशिका के स्फीति यानी कि टर्जिड प्रेशर में बदलाव के कारण होता है, ठीक है। टीपी पे डिपेंड करता है, ये टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है, ओके। प्रत्येक रक्षक कोशिका यानी कि जो गार्ड सेल होती है उनकी आंतरिक भित्ति तो कैसी होती है? मोटी होती है, ठीक है। और रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीति दाब बढ़ता है तो पतली भित्ति बाहर की तरफ उभरती है, क्योंकि जैसे इस तरह से होता है, जैसे इस तरह से होता है, ओके। तो यहाँ से जब प्रेशर लगता है बाहर वाली पतली भित्ति के अंदर, तो ये अंदर वाली जो भित्ति होती है ये भी कैसे हो जाएगी? सीधी हो जाएगी, या ऐसे मानो कि अर्धचंद्राकार स्थिति में आ जाती है। इसी अर्धचंद्राकार स्थिति में आने से क्या होता है? रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये जो गार्ड सेल की भित्ति होती है, इसमें जो प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल की भित्ति में क्या उपस्थित होता है? याद रखना, माइक्रोफाइब्रिल्स उपस्थित होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स उपस्थित होते हैं। ये जो लेबलिंग है ये बिल्कुल गलत दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखना पोर, स्टोमेटल पोर, और यहाँ पर लिखना आप गार्ड सेल, और यहाँ पर लिखना आप सहायक कोशिका, ठीक है। तो थोड़ा ये करेक्शन कर लेना, सहायक कोशिका। सेलुलोज सूक्ष्म जो बात करें माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं उनका अभिविन्यास अरीय होता है, रेडियल होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टामा कर लेना। ये रेडियल है, देखना, ये देखो रेडियल दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये रेडियल है, रेडियल है, याद रखना, न कि अनुदैर्घ्य। रंध्र छिद्र को आसानी से खोलता है, ये रेडियल जो अरेंजमेंट होता है यही इस स्टोमेटल पोर को इजीली ओपन करता है। पानी की कमी होने पर जब गार्ड सेल के अंदर टर्जिडिटी समाप्त हो जाती है तब क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाता है, यानी अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, यानी कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तब गार्ड सेल जो होती है वो लूज हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, और रंध्र कैसे हो गए? बंद हो गए। सामान्य तौर पर देखिए कि पृष्ठधारी जो लीफ अरेंजमेंट होता है किसमें होता है? ये याद रखना, डाइकोट प्लांट के अंदर होता है। तो डाइकोट प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं। ये कोई लीफ है, इस लीफ के नीचे की साइड स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलता है, किसमें? डाइकोट प्लांट के अंदर। लेकिन जब मोनोकोट प्लांट देखते हैं तो उसकी जो लीफ होती है उसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड बराबर, लगभग बराबर स्टोमेटा का अरेंजमेंट या स्टोमेटा के नंबर देखने को मिलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन जो होते हैं वो कई बाहरी कारकों के द्वारा भी इफेक्ट होता है, जैसे ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु की गति, ये सारे जो फैक्टर हो वाष्पोत्सर्जन को ये इफेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर हमको दे रखे हैं। जाइलम जो होते हैं, जाइलम रस का वाष्पोत्सर्जित रूप से ऊपर चढ़ना मुख्य रूप से पानी के निम्न भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। 3 जो भौतिक गुण हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों को अच्छे से ये समझना भी पड़ेगा। ध्यान से समझना अच्छे से। देखो मैं आपको वापस से कवर करवाता हूँ ब्लैंक पेज के ऊपर, ध्यान से देखना। तो जो सिद्धांत था वाष्पोत्सर्जन संकृषण सिद्धांत, ये किसने दिया था? डेक्सन एंड जोली ने दिया था। किसने दिया था ये सिद्धांत? डेक्सन एंड जोली ने दिया था। और ये रसारोहण का अब तक का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। तो इसके जो घटक होते हैं उसमें से सारे घटक मैं आपको बताता हूँ। पहला घटक है वो है वाष्पोत्सर्जन तनाव, ट्रांसपिरेशन टेंशन। ट्रांसपिरेशन टेंशन, इस तनाव के कारण नॉर्मली 45 से 207 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है ये, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक पानी को लेके जाने का सामर्थ्य रखता है। दूसरा जो बल होता है वो होता है सहसंजन बल। सहसंजन बल, अब ये जो सहसंजन बल होता है ये कैसा होता है? ध्यान से देखना। मान लो ये है जाइलम, ठीक है। पानी यहाँ से एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, इनके द्वारा आकर आ गया जाइलम के अंदर।
पानी आ गया कहाँ पर, जाइलम के अंदर। अब जाइलम के अंदर ध्यान से देखना, दो तरह के बल लगते हैं। जैसे कि मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे कि ये मैं बना रहा हूं, ये कंटिन्यूसली मैंने वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखी है H2O। देखना ध्यान से, सहसंजन का मतलब होता है सहसंजन, सहसंजन का मतलब होता है सेम सेम के अंदर, और आसंजन, आसंजन का मतलब होता है अलग अलग के अंदर जो बल लगता है। तो सेम सेम सहसंजन बल की अगर मैं पहले बात करूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये भी जल का अणु है और ये भी जल का अणु, इन दोनों के बीच का जो बल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंजन बल बोलते हैं। यानी कि कह सकते हैं यह जल के अणुओं के बीच का आकर्षण होता है तथा इस सहसंजन बल के कारण जल में अणु बिना टूटे ऊपर की ओर चढ़ते हैं, यानी रसारोहित होते हैं। क्लियर हो गया सहसंजन? ओके। अब बात करते हैं आसंजन बल की। तो जो आसंजन बल होता है वो जल तथा जाइलम की जो भित्ति होती है उनके बीच में होता है। जल तथा जाइलम की जो भित्ति होती है उनके बीच में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसंजन बल। आसंजन बल। और ये जो आसंजन बल होता है ये जल के अणुओं का जाइलम की भित्ति पर आकर्षण, याद रखना, यह भी जल के सतत क्रम को बनाए रखने में सहायता करता है। इतना पॉइंट क्लियर होगा? ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन। एक होता है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव। नॉर्मल सी बात है, सरफेस टेंशन आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि वाष्प के मुकाबले द्रव के अंदर सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, जो अणुओं को बांधे रखने की क्षमता है इसकी। तो जल के अणु गैसीय अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था के अंदर एक दूसरे से अधिक आकर्षित होते हैं। तो ये सरफेस टेंशन के द्वारा भी ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और ये जो क्रम होता है ये सतत बना रहे, बीच में से ब्रेक ना हो, टूटे नहीं। तो ये सभी जो बल होते हैं कैसे बल होते हैं, ये फिजिकल यानी कि भौतिक बल होते हैं, और इन्हीं बलों के द्वारा जल ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है और लीव्स के अंदर आकर ये स्टोमेटा के द्वारा इवेपोरेट यानी कि ट्रांसपिरेशन हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन इनका हो जाता है। तो डैक्सन जोली का जो सिद्धांत वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सहसंजन, आसंजन, वाष्पोत्सर्जन तनाव सिद्धांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा सर्वमान्य है, आप लोगों को ये याद रखना है। तो चलिए अब एनसीईआरटी को कवर करते हैं। देखना, सहसंजन जल के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण होता है, और आसंजन जो होता है जल के अणु तथा वाहिकीय तत्व, वाहिकीय तत्व यानी कि जाइलम की सतह मान लो आप, ठीक है, ध्रुवीय सतह की ओर, यानी कि जो ट्रैकिड वेसल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके। पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी के अणु का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक आकर्षित होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ इतना? ठीक है। ओके। तो इन तीनों फोर्सेस के द्वारा ही पानी रूट से लीफ तक कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है ना, ब्रेक नहीं होता। याद रखने इस चीज़ को, पानी जो होता है वो कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ता रहता है, ब्रेक नहीं होता है। इसी सामर्थ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्य सामर्थ्य बोलते हैं। कौन सी? इसी सामर्थ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, तन्य सामर्थ्य बोलते हैं। यानी तीनों बल जो होते हैं वो मिलकर उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जैसे कि एक केशिकत्व खिंचाव शक्ति से, यानी केशिकत्व खिंचाव की बात करते हैं तो आपने देखा भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा कि जो केशिका होती है, केशिका यानी जिसका व्यास बहुत ही कम होता हो, ठीक है, लघु व्यास वाले कोई भी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसका व्यास बहुत कम होता है, उनके अंदर पानी जो होता है, पानी देख लो, वो फ्लूइड देख लो, वो कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ता रहता है एक केशिका के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर जो केशिका का काम करती है, जैसे मैं आपको बताऊँ, पौधे में केशिकत्व को लघु व्यास वाले जैसे ट्रैकिड वेसल्स वगैरह होते हैं, ये एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एलिमेंट्स हेल्प करते हैं पानी को ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। इनका जो व्यास होता है बहुत कम होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये केशिकत्व प्रदान करता है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। केशिका की भांति यहाँ पर पानी ऊपर चढ़ रहा है, जिसके अंदर तीन बल काम कर रहे हैं। एक तो सहसंजन, ठीक है, जिसको हम लोग कोहेसिव बोलते हैं, एक एडेसिव फोर्स होता है, दूसरा थर्ड क्या होता है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव होता है। इन तीनों बलों के द्वारा पानी कंटिन्यूसली ऊपर लीफ की तरफ चढ़ता रहता है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जो पानी ऊपर जिस मेथड के द्वारा चढ़ रहा है वो पैसिव मेथड होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर होगा ये पॉइंट? ओके।
आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता मोस्टली 1 to 2% ही होती है। बाकी जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, लीफ से यानी पत्तियों से पानी ऊपर उड़ जाता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। नेक्स्ट इसने इस पैरा के अंदर बता रखा है कि पानी जो लीफ के अंदर यानी उसकी जो पेरेन्काइमा तक आ जाता है, यानी जो मृदु तक आ जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं, मान लो यहाँ से पानी इवेपोरेट हो गया, मान लो यहाँ से पानी जो H2 है वो इवेपोरेट हो गया, तो जाइलम से पानी यहाँ पर किस मेथड के द्वारा आता है, यानी पत्ती के अंदर पानी किस मेथड के द्वारा यहाँ तक खींचा जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ आ रहा है, वो किस मेथड के द्वारा पानी खींचा जाता है। एक चीज़ ध्यान से समझना, जैसे पानी यहाँ पर इवेपोरेट होता है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत आर्द्रता रहती है, नमी सी रहती है, यानी इस एरिया के अंदर पानी की रिक्वायर्ड नहीं रहती। जैसे पानी बाहर आता है तो यहाँ पर पानी की डिमांड हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर पानी की डिमांड हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं डीपीडी, ठीक है, क्या बोलते हैं? डीपीडी। डीपीडी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मान लो जहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी होती है वहाँ पर डीपीडी ज़्यादा होती है। तो आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो डीपीडी बराबर पानी की मांग, पानी की मांग, यानी जहाँ पर पानी की डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ पर डीपीडी ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पानी कम हो गया तो यहाँ पर डीपीडी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर पानी की डिमांड ज़्यादा है। तो ये हाई डीपीडी हो गया। इधर देखो पानी के अमाउंट है, यानी इन सेल के पास क्या होती है, इनकी ऊपरी जो लेयर होती है वहाँ पर पानी की एक परत रहती है, ठीक है। कंटिन्यूसली ये क्या करते हैं, यहाँ से पानी इधर लेते हैं, ये वाले यहाँ पर डीपीडी हाई हो गया तो यहाँ पर लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ पानी इस तरह से मूवमेंट करता रहता है। तो याद रखना, जो डीपीडी होता है, डीपीडी, तो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ पानी मूव करता है। पॉइंट क्लियर हुआ इतना? ठीक है, क्योंकि जैसे ही ध्यान से देखना, ये रंध्र है, यहाँ से पानी उड़ गया, यानी यहाँ पर पानी की मात्रा कम हो गई, यानी कि डिमांड है पानी की, तो यहाँ पर डीपीडी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो ये क्या करेगा? पीछे वाली कोशिका से पानी लेगा। ये पीछे वाली कोशिका के पास वापस से फिर से डीपीडी ज़्यादा होगी, तो ये पीछे वाली कोशिका और पीछे वाली कोशिका से पानी लेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली पानी कहाँ से लिया जाएगा? फिर एक्चुअली जाइलम तक ये आ जाएगा। और जाइलम के ऊपर तो जाइलम के अंदर तो आप लोगों को पता भी है पानी कौन से मेथड के द्वारा चढ़ रहा है, संसंजन, आसंजन, वाष्पोत्सर्जन, कृषण सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये पानी ऊपर आ रहा है। तो इस पैरा का मतलब आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा पैदा किया गया बल पानी को जाइलम के आकार के स्तंभ में 130 मीटर की ऊंचाई तक खींचने के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान से देखना, 130 मीटर तक। वहीं अगर बात करें मूल दाब के अंदर, तो मूल दाब जो होता है वो 1 से 2 मीटर तक की ऊंचाई तक पानी को खींचने में मदद करता है, पानी को पुश करने में मदद करता है। यहाँ पर पुल सिस्टम होता है, पुलिंग सिस्टम होता है, ये खींचने का काम करता है, वहाँ पर पुश किया जाता है, ठीक है, नीचे से फोर्सफुली धकेला जाता है ऊपर की साइड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये जितने भी पॉइंट है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, इनको ध्यान से समझना। पहला, पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना, यानी कि आप लोगों को पता है वाष्पोत्सर्जन जैसे ही होता है इवेपोरेट लीफ से जैसे ही होता है तो यहाँ पर एक डीपीडी यहाँ की कम हो जाएगी, तो यहाँ की डीपीडी क्या करेगी? पीछे से इसको खींचेगी। ये जाइलम है, तो ये जाइलम के द्वारा फिर वापस से पानी को ऊपर खींचा जाता है, यानी वाष्पोत्सर्जन जरूरी होता है पानी को ऊपर पहुँचाने के लिए। पॉइंट क्लियर हो इतना? ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का संभरण, इसका मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की रिक्वायर्ड होती है, जो पानी कहाँ से मिलेगा हमको? इसी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पानी ऊपर खींचा गया है उसी के द्वारा यहाँ पर पानी की पूर्ति होती है। मृदा से प्राप्त खनिजों का पौधों के सभी अंगों तक परिवहन करना, यानी जिधर जिधर पानी मूव करता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो खनिज जड़ों के द्वारा खींचा गया है, जड़ों के द्वारा प्राप्त किया गया, वो खनिज प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुँचाया जाता है। पत्ती के सतह को वाष्पीकरण के द्वारा यानी कि इवेपोरेशन के द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा रखना। जैसे बात करता हूँ, जैसे डेजर्ट जो इलाके होते हैं वहाँ पर क्या होता है, गर्मियों के मौसम में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाता है। उस कंडीशन के अंदर लीफ बर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके आसपास क्या होता है, जैसे इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो वहाँ की जो सतह होती है लीव्स के ऊपर की या नीचे की जो सतह होती है वो ठंडी रहती है, ठीक है।
लिप्स के आसपास की जो हवा होती है वो 10 से 15 डिग्री तक ठंडी रहती है, ओके, जिससे लिप जो होती है वो बर्न ना हो आसानी से। कोशिकाओं को स्फीत रखते हुए पादपों के आकार एवं बनावट को नियंत्रित रखना, यानी कि पानी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमको है उतना ही जरूरी प्लांट्स को भी है। पॉइंट क्लियर हो इतना? ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में जो रेतीले पौधे होते हैं जल की अत्यंत आवश्यकता रहती है। उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वहाँ पर जल सीमाकारी कारक होता है, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन और ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि एक तो ऑलरेडी पानी कम मिल रहा है उसको, तो वो ऑलरेडी क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है, ऊपर से वाष्पोत्सर्जन और हो रहा है तो वो और ज़्यादा इसको इफेक्ट करता है। क्योंकि वैसे पानी की डिमांड है, वहाँ पर पानी और ज़्यादा उड़ रहा है, तो वहाँ पर ये इस चीज़ को इफेक्ट करता है, प्रकाश संश्लेषण को ये प्रभावित करता है। वहीं अगर बात करते हैं वर्षावन के अंदर, तो वहाँ पर तो ये साइकिल चलता रहता है, जल चक्र, यानी कि बारिश आती है, पानी इवेपोरेट होता है, वापस से बारिश आ जाएगी, तो वहाँ पर इतना खास नहीं होता। C4 प्लांट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग इसको देखने वाले हैं। C4 प्लांट जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रम विकास संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाने तथा पानी की क्षति को कम करने की रणनीति के तहत हुआ है। यानी कि जो C4 प्लांट होता है वो इस तरह से डेवलप या इस तरह से मॉडिफाई हो चुके हैं, खुद को अडेप्ट कर लिया है, जहाँ पर CO2 की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, जहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा है, याद रखना, एंड पानी की जो डिमांड है वो वहाँ पर कम है, तो C4 प्लांट जो होते हैं वो वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। वहीं अगर बात करता हूँ मैं, जो हम लोग फोटोसिंथेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, जहाँ पर जो पानी जितना वाटर यूज होता है C4 प्लांट के अंदर C3 के मुकाबले आधी मात्रा कम यूज होती है। ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ भी है, C4 पौधे C3 की तुलना में, यानी कार्बन जैसे कि मान लो शर्करा बनाने के अंदर 2 गुना सक्षम होता है। याद रखना, C4 प्लांट होते हैं वो C3 के मुकाबले ज़्यादा फूड का फॉर्मेशन करते हैं, 2 गुना सक्षम होते हैं। वहीं अगर बात करें C4 पौधे C3 प्लांट से समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की यौगिकीकरण, यानी कि अगर वो समान मात्रा में भोजन बनाए तो उसके लिए आधी मात्रा में जल को खोते हैं। यानी कि C4 प्लांट जो होते हैं वहाँ पर आधी मात्रा में ही जल चाहिए, C3 को पूरा कंप्लीट चाहिए। जैसे हम लोग इसकी इक्वेशन पढ़ते भी है, 6CO2 + 12H2O, 12H2O, ठीक है, गिब्स सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर होता है और ये क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्या बनता है, C6H12O6, साथ में 6 ऑक्सीजन बाहर रिलीज होते हैं और साथ में 6H2 वापस से बन जाते हैं। तो याद रखना, C4 प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। डेजर्ट इलाकों में आपको C4 प्लांट ही देखने को मिलेंगे जहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा है एंड पानी की डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी पानी की मात्रा कम है। ओके, ऐसे मान लो पानी की मात्रा कम है। अब बात करते हैं खनिज पोषक का उद्ग्रहण एवं संचरण, यानी कि जो पोषण पदार्थ होते हैं, जो खनिज पोषक होते हैं, वो पानी के द्वारा या फिर जो रूट के द्वारा किस तरह से अब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसके अंदर आपको कुछ खास याद नहीं रखना, ये सारी बातें हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो नॉर्मल सी बातें दे रखी है कि वो जो अब्जॉर्ब होते हैं वो किस मेथड के द्वारा होते हैं। याद रखना, सक्रिय अवशोषण के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ का की पॉइंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्लियर हो इतना? ठीक है। वैसे मृदा के अंतर्गत खनिजों की सांद्रता जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्राय कम होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसलिए अधिकतर जो खनिज होते हैं वो जड़ों से बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं। यानी बाहर जो मात्रा होती है वो कम होती है, अंदर जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। तो बाहर से हमको अंदर की साइड चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सक्रिय परिवहन के द्वारा या सक्रिय अवशोषण के द्वारा खनिजों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पर ATP रूपी जो ऊर्जा होती है उसकी आवश्यकता होती है। ये सारे पॉइंट अपन को याद रखना है। इस पर्पज से ओनली इसी चैप्टर के अंदर आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। बाकी जो पॉइंट आएंगे, ठीक है, वो हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मूल एंडोडर्मिस में सुबेरिन की पट्टी होने के कारण एक दिशा में ही सक्रिय परिवहन करने की क्षमता होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अंतःत्वचा यानी कि जो एंडोडर्मिस होती है उसकी बात करें, उसके अंदर क्या होता है, सुबेरिन का जमा होता है, यानी कि जो कैस्पेरियन स्लिट्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसके कारण एक ही दिशा में सक्रिय परिवहन करने की उसमें क्षमता होती है। अब खनिज आयनों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो जब आयन सक्रिय या फिर निष्क्रिय है उद्ग्रहण यानी अपटेक से, या फिर दोनों ही सम्मिश्रण प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम में पहुंचता है,
तब उनका परिवहन पादप तने एवं सभी भागों तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर एक पुल यानी वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जनरेट होता है, जो नीचे से पानी को खींच रहा है और साथ साथ खनिजों को भी वो ऊपर की साइड लेके आता है। इसी पर्पज़ से जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो प्लांट्स को हर एक पार्ट को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन प्रभाव होता है। अब इनके अंदर खनिजों को किस तरह से, कौन कौन सा खनिज कहाँ पर यूज होता है, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इनकी सभी की बातें हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। हमारा लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पर फूड ट्रांसलोकेशन। ये कौन सा टॉपिक है, फूड ट्रांसलोकेशन। और ये जो टॉपिक है इसको हम लोग एनसीईआरटी से ना पढ़ के अलग से हम लोग इसको समझेंगे ब्लैक पेज के अंदर। उसके बाद आप चाहो तो इस एनसीईआरटी को रीड आउट कर सकते हो। एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर इस टॉपिक की जो लाइनें हैं वो अजीब सी दे रखी है, इसलिए वो एनसीईआरटी से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको इसको एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर ब्लैंक पेज के ऊपर समझाता हूँ ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके, चलते हैं ब्लैंक पेज के साइड। ध्यान से देखना, टॉपिक का नाम है फूड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, देखो जहां पर भोजन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, जहां पर भोजन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स। ठीक है, और जहां पर भोजन स्टोरेज होता है, कहीं पर भी हो सकता है, वो रूट की साइड हो सकता है, कोई फ्रूट के फॉर्म में हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंक। इंग्लिश टर्म से याद रखना, सोर्स एंड सिंक। जहां पर भोजन बनता है उसको सोर्स बोलते हैं और जहां पर स्टोरेज होता है उसको हम लोग सिंक बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद भोजन जो होता है वो किसके अंदर जाता है, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, आप लोगों को पता होगा, फ्लोएम के माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि जहाँ पर बनता है वहाँ से लेके जहाँ पर स्टोरेज होता है वहाँ तक जो भोजन जाएगा वो कौन से मेथड के द्वारा जाएगा, कौन से वे के द्वारा जाता है, वो फ्लोएम के माध्यम से जाता है। तो ये हो गया अपना फ्लोएम। ये क्या है, फ्लोएम। ओके, इसके साइड में यानी इसके पैरेलल ही प्रेजेंट है जाइलम। ये क्या है, जाइलम। ध्यान से समझना इस चीज को, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इजी भी है। मान लो ये कोई लीफ है और यहां पर फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज बन गया, C6H12O6 बन गया। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर। सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, सुक्रोज के अंदर। अब ये जो सुक्रोज होता है ये कहाँ पे आएगा, फ्लोएम के अंदर। कब आता है, ये पॉइंट क्लियर है, ध्यान से समझना। इसको बोलते हैं हम लोग लोडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लोडिंग। जैसे यहां पर है, ये मैं सेल बना देता हूं, ये है ट्रैकिड वगैरह। ठीक है, ये ट्रैकिड वेसल्स है और ये क्या है, सीव ट्यूब है। समझना। चलिए अब कॉन्सेप्ट समझना इस चीज को। जैसे सुक्रोज फ्लोएम के अंदर आता है तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, ओपी बढ़ जाता है, ओपी इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर जाइलम से पानी किधर आता है, फ्लोएम के साइड आता है। जाइलम से पानी किधर आएगा, फ्लोएम के साइड आ गया। ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया, इसका ट्रेडर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, साई भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, ट्रेडर प्रेशर इंक्रीज हो गया, साई इंक्रीज हो गया, क्योंकि पानी यहाँ पर आ चुका है। तो देखो पानी की मात्रा बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है, पानी की मात्रा बढ़ गई यानी कि साई डब्ल्यू जो होता है वो इंक्रीज हो गया, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, ट्रेडर प्रेशर बढ़ गया। इस दौरान जैसे ये ट्रेडर प्रेशर या साई डब्ल्यू बढ़ जाता है, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, क्योंकि सुक्रोज कहाँ पे चला गया, अभी फ्लोएम के अंदर चला गया। ये जो प्रोसेस होती है ये एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी मैं कहूँ यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर एटीपी जो होता है वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट होता है, एक्टिव। ठीक है, तो जो लोडिंग प्रोसेस होती है वो एक्टिव होती है, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये जो फूड होता है वो कहाँ पे मूव करेगा, जहाँ पर सिंक होंगे वहाँ पर ये मूव करता है। यानी जहाँ पर इसका स्टोरेज होना है, चाहे वो फ्रूट के अंदर हो या फिर वो रूट के अंदर हो। जैसे यहाँ पर मान लो सिंक है, यहाँ पर फूड आ गया। ओके, अब क्या होगा, ध्यान से समझना। तो यहाँ से सुक्रोज किधर जाता है, सिंक की साइड स्टोरेज होने के लिए सुक्रोज सिंक की साइड जाएगा। ये भी कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है।
यानी यहाँ पर भी एटीपी कंज्यूम होती है एडीपी के अंदर। जैसे सुक्रोज इधर आ गया तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो पानी किधर मूव करेगा, फिर जाइलम की साइड, क्योंकि यहाँ पर ओपी ज़्यादा, यहाँ पर ओपी कम है, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, ट्रेडर प्रेशर भी यहाँ का डिक्रीज हो जाएगा और जो साइड डब्ल्यू होता है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो वाटर किधर मूव करता है, फ्लोएम से जाइलम की साइड यहाँ पर वाटर मूव कर जाएगा। समझो इस चीज़ को, ध्यान देखना। जैसे सुक्रोज यहाँ पर आता है, ऊपर वाले में देखना, जैसे सुक्रोज यहाँ पर आता है इसका ओपी बढ़ जाता है। जैसे ओपी बढ़ेगा तो पानी किधर से आएगा, जाइलम से फ्लोएम के साइड आएगा, तो उसके साथ साथ क्या इंक्रीज हो जाएगा, ट्रेडर प्रेशर बढ़ जाएगा इसका और वाटर पोटेंशियल भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। जैसे सुक्रोज वापस से सिंक की साइड आ जाता है तो यहाँ पर ओपी क्या हो जाएगा, कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, तो पानी किधर जाएगा, ज़्यादा की साइड। यहाँ का ओपी ज़्यादा है तो पानी किधर जाएगा, जाइलम की साइड। इसी के साथ साथ में क्या हो जाएगा, ट्रेडर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा और साइड डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो ये भी कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो अनलोडिंग हो रहा है ये कैसी होती है, एक्टिव प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलोडिंग। अनलोडिंग दोनों की पॉइंट याद रखना है, कौन कौन से, ध्यान से समझना। लोडिंग और अनलोडिंग जो प्रोसेस होती है वो दोनों एक्टिव होती है बस। और जो यहाँ से यहाँ तक जो पास आउट हो रहा है फूड, ये कैसी होती है, पैसिव होती है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा नहीं चाहिए इनको, ऑब्वियस सी बात है। पॉइंट क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गई है, तो इतना ज़्यादा आपको इसके अंदर दिक्कत भी नहीं आएगी। और एनसीईआरटी के अंदर इसी इजी कॉन्सेप्ट को घुमा के बता रखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम की जो चालनी नलिका होता है उसमें किस मेथड के द्वारा होता है, तो याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यूज होता है वो होता है टीपी, ट्रेडर प्रेशर। टीपी ट्रेडर प्रेशर, हाई टू लो। इसके साथ साथ आपको याद रखना है साई डब्ल्यू, यानी वाटर पोटेंशियल हाई टू लो मूव कर रहा है। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे अभी तो, ठीक है। तो लोडिंग और अनलोडिंग ये दोनों पॉइंट आपको कवर करना है। शोष क्या होता है, जहां पर फूड का फॉर्मेशन होता है, जहां पर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, फिर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट जो की पॉइंट है सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। लोडिंग और अनलोडिंग जो प्रोसेस होती है वो तो एक्टिव होती है, और यहाँ से जो फूड मूव करते हैं वो कैसी होती है, पैसिव होती है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की साइड। अब तो ये आप लोग इसमें चेकआउट कर लेना, एक तरफा होता है इसने बता रखा है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह करता है, किंतु फ्लोएम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में होता है। तो इसने बता रखा है कि जो जल होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, जबकि भोजन यानी कि फूड जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग की जो प्रोसेस होती है वो आप लोगों को अच्छे से देख लेनी है। ये लीफ है, ये रूट है, ओके। तो इससे अच्छा इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही उसको डिफ़िकल्ट फॉर्म में दे रखा है, अजीब सी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है ना, ठीक है, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सारे बन जाएंगे। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, ओके। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसके अंदर ये पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही वीडियो के अंदर मैं इसको कंसिडर करने वाला हूं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छे लगे होंगे इस चैप्टर के, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोगों की अच्छी कवर हो गई होगी इस चैप्टर की। एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।